हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेमजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जून 2022 के जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो उसमें जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे और आप जो है एग्जाम्स में ईजिली जो है पास हो सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे और आप जो है इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, इससे एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन इन SOP फॉर्म बाय यूजिंग के मैप, ऑल्सो ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग एंड और नॉट गेट्स। मतलब ये जो है हमें जो है बुलियन फंक्शन दिया गया जिसमें कि 4 वेरिएबल्स है FABCD और इनका जो है समेशन है और उसके बाद हमें जो है वेरिएबल्स गिवन है। अब यहाँ पे जो है बुलियन अलजेब्रा का यूज़ ना करके SOP फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग कार्नोग मैप। कार्नोग मैप में क्या होता है, सिंपली बुलियन अलजेब्रा और कार्नोग मैप दोनों ही से जो है हम SOP फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन जो बुलियन अलजेब्रा होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, ज़्यादा ईजी मेथड नहीं होता। कार्नोग मैप जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है और उसके थ्रू हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं मिन टर्म्स को। ओके, तो यहाँ पे कार्नोग मैप में क्या होता है, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 ग्रिड बनाई जाती है जिसमें जो वेरिएबल्स है, जैसे ए भी जो है एक साइड लिखा जाएगा, या तो ये वर्टिकली लिखा जाएगा या हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा, और जो सी डी है वो दूसरी साइड लिखा जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो जितने भी गिवन वेरिएबल्स है, जैसे फिर हम जो है ग्रिड बनाएंगे, यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है तो यहाँ पे 16 ब्लॉक्स बनेंगे। कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 2⁴ इज इक्वल्स टू में 16। ओके, तो यहाँ पे 16 ब्लॉक्स में जो है M1 M0 क्या रहेगा, 1 हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गिवन है, इट मीन्स M2 की वैल्यू 1 होगी, फिर M3 की वैल्यू अगेन 0 होगी, M4 की वैल्यूज अगेन 1 होगी, फिर M4 की वैल्यू जो M5 की वैल्यू है वो 0 रहेगी, M6 की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, फिर M7 M8 की वैल्यू 0 रहेगी, फिर M9 की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। मतलब जहाँ जहाँ पे ये जितने नंबर्स गिवन है ना वहाँ पे 1 पुट करेंगे, और जहाँ पे नंबर नहीं गिवन है, जैसे M12 गिवन नहीं है, 12 यहाँ पे है नहीं, तो M12 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड दिया गया है, यहाँ पे CD लिखा हुआ है और A भी लिखा हुआ है। तो पहले इस वाले जो ये वाला जो ब्लॉक होता है इसमें स्टार्टिंग में हम लिखते हैं 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1 और फिर 1 0। इधर भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये एक तरीका है दोनों को बनाने का। ओके, अब देखिए यहाँ पे M1 गिवन है क्योंकि M0 गिवन है, ये क्या होगा, ये M0 है। क्या है ये ब्लॉक, ये M0 है और ये M1 है। ओके, फिर उसके बाद ये M3 है और ये क्या है, M4 है। ओके, यहाँ पे ये M5 है, यहाँ पे ये M6 है और ये क्या है, M7 और ये क्या है, M8। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये M1 M0 और M1 को तो हम कॉन्सिक्वेंटली लिखेंगे, लेकिन जब M3 लिखेंगे तो एक ब्लॉक को छोड़ के दूसरे में M3 लिखेंगे, फिर उसके बाद इस ब्लॉक में जो है M4 लिखेंगे। ओके, इसी तरह से जो है M3 M4 जब हम लिखेंगे तो M4 यहाँ लिखेंगे और M5 लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन जो M6 है वो यहाँ पे लिखा जाएगा एक ब्लॉक छोड़ के, और फिर उसके बाद यहाँ पे M7 लिखा जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं M8 की। M8 यहाँ पे आएगा, M9 यहाँ पे आएगा, M11 10 यहाँ पे आएगा, 11 यहाँ पे आएगा। इस तरह से लिखना है। ओके, इस तरह से जब आप लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें जो भी गिवन वैल्यूज है, M0 कितना गिवन है, M0 यहाँ पे लिखा हुआ है तो M0 की जगह 1 पुट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद M1 जो है, फिर उसके बाद M2, ऐसे वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अब इनमें जो है ग्रुपिंग होती है, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे जो ये 3 है, ये 1 है 3, तो यहाँ पे एक ग्रुपिंग हो गई। अब ये जो वर्टिकली है, यहाँ पे ये जो वर्टिकली 1 1 है तो ये ग्रुपिंग होगी। जो कार्नोग मैप है उसमें मैपिंग के दौरान जो पेयरिंग होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है या फिर वर्टिकली होती है, डायगोनली कोई पेयरिंग नहीं हो सकती। ओके, नाउ वी ग्रुप द वंस इन द के मैप, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ 4 वंस। अब जो ग्रुप 1 होगा उसमें मिन टर्म 0 2 4 एंड 6 इंक्लूड होगी, 0 2 4 एंड 6। ओके, अब उसके बाद जो दूसरा ग्रुप होगा जिसमें मिन टर्म इंक्लूड होगी वंस की, वो होगा 9 11 एंड 14। 9 11 और 14 को हम जो है कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सिंपली उन्होंने एक डायग्राम बना दिया, आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या होगा, जो नोट गेट है वो अप्लाई होगा A पे, B पे एंड C पे एंड D पे, और जो और गेट है वो आउटपुट F में जो है अप्लाई होगा। ओके, फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड आप देख सकते हैं, यही है जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था, 1 2 3 4। तो 4 ये है और 4 ऐसे, तो टोटल 16 हो गए। ओके,
फिर उसके बाद जो बुलियन है फंक्शन है उसको इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है और एक डायग्राम बना दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, उसमें बोला गया है, बी पार्ट में बोला गया है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ अ डी फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, मेक द कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। हमें जो है डी फ्लिप फ्लॉप को बनाना है और उसके अंदर जो एक्साइटेशन टेबल होती है या जो डी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग होती है उसे एक्सप्लेन करना है। ओके, तो जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर दो इनपुट होती है, डी डाटा इनपुट एंड द क्लॉक इनपुट, और दो ही आउटपुट होती है, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, जब हम बात करने वाले वर्किंग की, तो वर्किंग में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जब क्लॉक की इनपुट दी जाती है, या तो उसका जो स्टेट है वो हाई टू लो जाएगा या फिर लो टू हाई जाएगा। जब क्लॉक की इनपुट दी जाएगी, क्लॉक इनपुट हाई होगी तो जो है फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू जाएगा, मतलब लो टू हाई जाएगा। ओके, तो उस लो टू हाई पहुंचने की प्रोसीजर को हम बोलते हैं पॉजिटिव एज। ओके, या फिर बोलते हैं राइजिंग एज। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एट द टॉप है, मीन्स पॉजिटिव एज पे, लेकिन जब जो क्लॉक की वैल्यू है वो कम होगी या क्लॉक की जो इनपुट है वो लो होगी, तो उस केस में क्या है, फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम हाई टू लो आएगा। जब हाई टू लो आता है तो उस केस को बोलते हैं फॉलिंग एज या फिर नेगेटिव एज। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं फ्लिप फ्लॉप की। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन में बोला गया है कि जो क्लॉक इनपुट है वो लो है। ओके, व्हेन द क्लॉक इनपुट इज लो द डी फ्लिप फ्लॉप होल्ड इट्स प्रीवियस स्टेट, मतलब जब क्लॉक की इनपुट जो है लो रहेगी तो जो फ्लिप फ्लॉप है अपने प्रीवियस स्टेट में होगा और जो वैल्यू है डी की वो नहीं ट्रांसफर की जाएगी आउटपुट के लिए। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं क्लॉक ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई। मैंने आपको बताया था जब क्लॉक की इनपुट हाई होगी और जो फ्लिप फ्लॉप है फ्रॉम लो टू हाई राइजिंग एज है, तो उस केस में जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो कैप्चर करेगा वैल्यू डी की और जो है ट्रांसफर की जाएगी आउटपुट के लिए। ओके, जो आउटपुट आएगी वो सेम वैल्यू होगी जो कि डी की होती है। ओके, थर्ड हमसे बोला गया है जब क्लॉक इनपुट हाई होगी, मतलब जब क्लॉक इनपुट हाई होगी तो उस केस में जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी वैल्यू को स्टोर रखेगा और जो वैल्यू है वो ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब वैल्यू कब ट्रांसफर हो रही है, जब जो क्लॉक की इनपुट है फ्रॉम ट्रांजिशन हो रही है, चेंज हो रही है लो इनपुट टू हाई इनपुट, लेकिन वो पहले से ही इनपुट हाई है और फिर उसके बाद हाई टू लो जैसा कोई चेंज नहीं है या फिर लो टू हाई जैसा कोई चेंज नहीं है क्लॉक के इनपुट में, तो डी फ्लिप फ्लॉप में कोई भी न्यू स्टेट नहीं आएगा या कोई भी वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी डी की। ओके, फिर बात करते हैं फोर्थ की, व्हेन द क्लॉक इनपुट ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो मतलब हाई पे थी क्लॉक की इनपुट फिर वो लो पे आ गई, तो ये क्या है, एक फॉलिंग एज है या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव एज है। इस नेगेटिव एज में जो है फ्लिप फ्लॉप जो अपनी प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा और जो वैल्यू है डी की वो ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे सिंपली डायग्राम बनाया गया है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाया गया है और एक्साइटेशन टेबल जो कि आप देख सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में बोला गया है कि वाई इज डीएमए नीडेड, व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस दैट आर डीएमए इंटरफेस शुड परफॉर्म। डीएमए की ज़रूरत क्यों होती है और कौन कौन से फंक्शन है जो डीएमए इंटरफेस को परफॉर्म करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएमए होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको जो है ना किसी ऑफिस में एक मैनेजर से मिलना है। ओके, तो आप जब ऑफिस में जाएंगे तो फिर वहाँ पे एक गार्ड होगा या फिर एक रिसेप्शनिस्ट होगी। ओके, तो वहाँ पे वो आपसे नाम वगैरह पूछेंगे और ये पूछेंगे कि आपको क्यों मिलना है मैनेजर से। फिर वो आपके मैनेजर से फिर वो जाके मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम आपसे कोई मिलने आया है, क्या आप फ्री है या आप मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। जब वो आएगा बंदा, फिर वो गार्ड जब वापस आएगा फिर वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ मैनेजर फ्री है, आप जाके मिल सकते हैं। फिर आप जो है मैनेजर से मीटिंग करेंगे। ओके, ये हो गया एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे जो अब मैं बात करने वाली कंप्यूटर में ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम, देखिए आप मान लीजिए जो है एक डाटा है। ओके, या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस है, क्या है आप, एक पेरिफेरल डिवाइस, और जो गार्ड या जो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे थी वो है सीपीयू। क्या कौन है वो, सीपीयू। और जिस मैनेजर से आपको मिलना था वो है एक मेमोरी, क्या है, एक मेन मेमोरी। ओके, अब कोई भी जो डाटा ट्रांसफर होता है, कोई भी जो डाटा ट्रांसफ़र होता है या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस है उसे डाटा को मेमोरी में स्टोर करना है, तो वो सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है, गार्ड के पास जाता है। राइट, आप सबसे पहले गार्ड के पास गए थे, फिर वो गार्ड से जो है इन्फॉर्मेशन सीपीयू तक पहुंचती है। ओके, सॉरी मेन मेमोरी तक पहुंचती है, जो सीपीयू है उससे मेन मेमोरी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। फिर मेन मेमोरी सीपीयू से इन्फॉर्मेशन लेती है, फिर आपसे कनेक्ट होती है। राइट, लेकिन मान लीजिए अब वही सेम सिनेरियो, आपको सेम ऑफिस में विजिट करना है लेकिन वहाँ पे
गार्ड नहीं है, सिर्फ मैनेजर है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, मैनेजर से बात करेंगे, राइट। अब गार्ड नहीं है वहाँ पे, तो गार्ड कुछ और काम कर रहा होगा या कहीं और होगा, तो वो अपना जो काम है वो करता रहेगा। अब ये कंप्यूटर में कैसे इंप्लीमेंट होता है कि कोई भी पेरिफेरल डिवाइस है वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से बात कर रही है। ये क्या है, एक प्रोसीजर है जिसे हम DMA बोलते हैं। DMA क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब कोई भी पेरिफेरल डिवाइस या कोई भी आउटपुट मतलब आउटसाइडर जो है मैनेजर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो वो है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट गार्ड। उस गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, हमें उस CPU की भी कोई ज़रूरत नहीं, हम पेरिफेरल डिवाइस और मेन मेमोरी जो है आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो प्रोसीजर होता है या ये जो मैकेनिज्म होता है ये होता है DMA। ओके, तो चलिए अब थ्योरी पे आ जाते हैं इसकी। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA इज अ हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट अलाउज पेरिफेरल कंपोनेंट्स टू ट्रांसफर देयर इनपुट और आउटपुट डाटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम मेन मेमोरी विदाउट द नीड टू इन्वॉल्व द सिस्टम प्रोसेसर। सिस्टम प्रोसेसर को बिना इन्वॉल्व किए कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो है मेन मेमोरी से डायरेक्टली इनपुट या आउटपुट कर रही है डाटा को, तो वो जो प्रोसीजर है या वो जो मैकेनिज्म है, हार्डवेयर मैकेनिज्म, उसको हम DMA बोलते हैं। ओके, DMA की जरूरत पड़ती ही क्यों है, हम DMA का यूज क्यों करते हैं, हम CPU को बीच में रखेंगे, क्यों अलाउ करें कि जो पेरिफेरल डिवाइस है डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस करे। देखिए इसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट रीजन है एफिशिएंसी, सेकंड रीजन है परफॉर्मेंस, थर्ड रीजन है कंकरेंसी। अब देखिए जब कोई भी डाटा ट्रांसफर होता है पेरिफेरल डिवाइस से मेन मेमोरी तक, अगर उसमें CPU इन्वॉल्व है तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। CPU को हमेशा वॉच आउट करते रहना होता है कि क्या टास्क पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। और बात करें परफॉर्मेंस की, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU जो लार्ज डाटा है वो ट्रांसफर हो जाता है इजीली मेन मेमोरी में। ओके, अब बात करेंगे कंकरेंसी की। कंकरेंसी क्या होती है कि एक ही समय में दो काम होना। अब देखिए जो पेरिफेरल डिवाइस है वो डाटा ट्रांसफर कर रही है मेन मेमोरी में, उस टाइम CPU क्या है, फ्री है, तो CPU अदर टास्क को परफॉर्म कर सकता है, मतलब कंकरेंटली एक साथ दो काम हो रहे हैं। ओके, एक ही समय पे दो काम हो रहे हैं। देखिए मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। एफिशिएंसी, ट्रांसफरिंग डाटा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेसर स्पीड्स अप द रीड राइट टास्क, इट रिड्यूसेस द क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड टू रीड और राइट अ ब्लॉक ऑफ डाटा। परफॉर्मेंस, DMA can greatly increase throughput to and from a device because a great deal of a computational overhead is eliminated. Third, a concurrency, the CPU can perform other tasks concurrently while the DMA is transferring data. Okay, अब ये जो फंक्शन है जो DMA को परफॉर्म करने चाहिए वो है फर्स्ट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, सेकंड है डाटा का ट्रांसफर, थर्ड है डिवाइस कम्युनिकेशन और फोर्थ है एड्रेस जनरेशन। ओके, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब DMA का तो बेसिक यही है कि डायरेक्टली मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस एक्सेस कर पाएंगे एक दूसरे को। ओके, डाटा ट्रांसफर मतलब पेरिफेरल डिवाइस और जो है मेन मेमोरी उसके अंदर जो है डाटा का ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है प्रोसेसर की हेल्प नहीं ली जाएगी। ओके, डिवाइस कम्युनिकेशन ये हेल्प करता है कि जो इनपुट आउटपुट है पेरिफेरल डिवाइस से और जो मेन मेमोरी में है वो ट्रांसफर हो पाए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU। एड्रेस जनरेशन मतलब जो ये DMA कंट्रोलर है वो एक एड्रेस यूनिट होती है जिसके अंदर इसके अंदर, जिससे कि जो है एड्रेस जनरेट होता है और सिलेक्ट करता है कि कहाँ पे इनपुट या आउटपुट डाटा को ट्रांसफर करना है। ओके, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट वे टू एक्सेस द memory without any external help, device help, data transfer. It is used to relieve the processor or a coprocessor from the burden of copying large blocks of data. Third, device communication. It allows an input-output device to send or receive data. Address generation. The DMA controller also contains an address unit which generates the address and select an input-output device for the transfer of data. Okay. तो चलिए अब डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो डिस्क है वो रोटेट करती है 6000 RPM, 6000 रिवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से जो है वो डिस्क जो है रोटेट करती है, जिसका सीक टाइम है 10 मिली सेकेंड, और जो डिस्क है उसके अंदर 100 ट्रैक है और हर एक ट्रैक में 200 सेक्टर है। फाइंड द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ डिस्क। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो एवरेज एक्सेस टाइम होता है वो हमेशा मिली सेकेंड में आता है। अब देखिए जो ये 6000 RPM दिया गया है इसे हमें मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। ओके, अब जो एवरेज एक्सिस टाइम निकालने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहता है कि हमें जो रोटेशनल पीरियड या नंबर ऑफ जो एवरेज एक्सिस टाइम है उसका फॉर्मूला है कि हमें जो एवरेज सीक टाइम है, एवरेज रोटेशनल डिले है और जो डाटा ट्रांसफर टाइम है, तीनों को ऐड करना है। किस किस को ऐड करना है, एवरेज सीक टाइम, एवरेज रोटेशनल डिले और डाटा ट्रांसफर टाइम। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एवरेज एक्सिस टाइम आएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या बात करेंगे, सीक टाइम क्या होता है। जो सीक टाइम है वो यहाँ पे गिवन है, वो कितना है, सीक टाइम 10 मिली सेकेंड यहाँ पे गिवन है हमें। ओके, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन होती है हम उन्हें लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन को सोल्व करना। तो यहाँ पे डिस्क रोटेशन की स्पीड कितनी है, 6000 RPM।
सीक टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड, नंबर ऑफ ट्रैक्स 100, नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक 200। ओके, अब जो एवरेज सीक टाइम है वो है 10 मिली सेकेंड। एवरेज रोटेशनल डिले क्या होता है, ये जो 6000 आरपीएम है इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें जो है रोटेशनल डिले मिल जाएगा। ओके, अब ये जो है वो मिनट्स में है, 6000 आरपीएम का मतलब है 6000 मिनट्स रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 1 सेकेंड की रिवॉल्यूशन आ जाएगी। फिर इस 1 सेकेंड की रिवॉल्यूशन को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 10 मिली सेकेंड आएगा। अब ये जो 10 मिली सेकेंड है ये एक रोटेशनल पीरियड है। रोटेशनल पीरियड को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज रोटेशनल डिले आ जाएगा जो कि आया है 5 मिली सेकेंड। कितने मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड हमारा एवरेज रोटेशनल डिले है। ओके, अब बात करेंगे हम डाटा ट्रांसफर टाइम की। डाटा ट्रांसफर टाइम क्या होता है, जितना रोटेशनल पीरियड है, रोटेशनल पीरियड कितना आया था हमारा 10 मिली सेकेंड आया था। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स, मतलब हमारे जितने सेक्टर्स है, अभी यहाँ पे बोला गया था 100 ट्रैक है और 100 ट्रैक्स में 200 सेक्टर है, तो रोटेशनल पीरियड कितना आया हमारे पास 10 मिली सेकेंड, और सेक्टर कितने हमारे पास 200 सेक्टर है, तो जो है इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 मिली सेकेंड जो है डाटा ट्रांसफर टाइम आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी है, सीक टाइम, रोटेशनल डिले और डाटा ट्रांसफर टाइम। अब तीनों को ऐड कर देंगे, एवरेज एक्सिस टाइम इक्वल्स टू एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज रोटेशनल डिले प्लस डाटा ट्रांसफर टाइम विच इज इक्वल्स टू 10 मिली सेकेंड प्लस 5 मिली सेकेंड प्लस 0.05 मिली सेकेंड। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 15.05 मिली सेकेंड। इसी वजह से जो एवरेज एक्सिस टाइम है इस डिस्क का वो है 15.05 मिली सेकेंड। आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है इस तरह का सीक टाइम का। ओके, तो चलिए ई पार्ट पर चलते हैं, वेट फॉर अ मिनट। तो चलिए ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट में पूछा गया है रैम चिप हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 16K इंटू में 4 बिट्स। अब एक रैम है जिसकी कैपेसिटी कितनी बताई गई है, कैपेसिटी मतलब जितना ये डाटा स्टोर कर सकती है वो है 16,000 इंटू में 4 बिट्स, 16K इंटू में 4 बिट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर दिस रैम। अब इस रैम को लेके हमें ये आंसर करने हैं। 3 क्वेश्चन पूछे गए इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट लाइन्स मेमोरी डज हैव। इसमें इनपुट लाइंस या फिर आउटपुट लाइंस कितनी होगी इस मेमोरी में। ओके, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी मेमोरी में अ नंबर ऑफ लोकेशन है, अब वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है उसके लिए हमें 2n ऑफ दैट लोकेशन करना होगा, वही उसकी इनपुट लाइन होती है। ओके, अब यहाँ पे हमें इसकी कैपेसिटी तो बता दी कितनी है 16,000 की, 16K। तो 16K को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जितनी मेमोरी लोकेशंस इसके अंदर होगी। तो 16K को हम लिख सकते हैं 16 इंटू में 1024, तो ये हो गया हमारे पास 16,384 लोकेशन। कितनी मेमोरी लोकेशन है इसके अंदर 16,384। अब इसको बेस 2 करेंगे तो हमारे पास 2⁴ आएगी। 2⁴ बराबर होती है 16,384 मेमोरी लोकेशन के। ओके, तो इस वजह से जो ये मेमोरी है इसके अंदर 14 एड्रेस लाइन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 2⁴ इज इक्वल्स टू में 16,384 विच इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस मेमोरी। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस लाइन और इनपुट लाइंस। द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ यूनिक मेमोरी लोकेशन इन द चिप। अब अगर हमें एड्रेस लाइन को डिफाइन करना है तो वो हमें पहले ये देखना होगा कितनी मेमोरी लोकेशन है इस चिप के अंदर। सिंस द चिप हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 16K, मतलब इस चिप की जो कैपेसिटी है वो 16K है, मतलब इसके अंदर 16K यूनिक मेमोरी लोकेशन होगी। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपलर फॉर्म में तो 16K को हम लिख सकते हैं 16 इंटू में 1024, जो कि बराबर होता है 16,384 यूनिक मेमोरी लोकेशंस के। ओके, द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन नीडेड टू एड्रेस दिस लोकेशन इज द बेस टू लोगैरिथम ऑफ द नंबर ऑफ लोकेशन। अब ये जो एड्रेस लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी एड्रेस लाइन होती है वो बेस टू लोगैरिथम ऑफ नंबर ऑफ लोकेशंस करेंगे तो जो नियरेस्ट होल नंबर आएगा वो आएगा 14। इसी वजह से जितनी भी एड्रेस लाइन्स है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स है वो है 14। ओके, अब बात करते हैं डाटा लाइंस या आउटपुट लाइंस की। अब डाटा लाइंस या आउटपुट लाइन क्या होती है कि जो कैपेसिटी है वो तो हमें बता दी, लेकिन जो विड्थ है वो कितनी है। इस जो रैम, इस मेमोरी की जो विड्थ है, रैम की जो विड्थ है वो है 4 बिट्स। 16 के इंटू में 4 बताया था ना, तो इस वजह से इसकी जो डाटा लाइन्स है वो है 4। ओके, तो हम कह सकते हैं इस मेमोरी की जो है 14 एड्रेस लाइन है और 4 डाटा लाइन्स है। ओके, अब जो है सेकंड पार्ट में पूछा गया हाउ मेनी एड्रेस लाइंस डज इट हैव। अब इनपुट लाइंस को ही हम एड्रेस लाइंस बोलते हैं, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, जो कि है 14। ओके, सो द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन इज 14। ओके,
अब थर्ड पार्ट में पूछा गया हाउ मैनी चिप्स विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रैम ऑफ साइज 64K। अब हमें जो रैम दी गई है वो देखिए 16K इंटू में 4। अब इस तरह की कितनी और जो है रैम्स रिक्वायर्ड होगी अगर हमें 64K बाइट बनाना है। तो 16K इंटू में 4 क्या है, बिट है। क्या है ये, बिट है। अब एक बिट में कितने बाइट होते हैं, 8 बाइट होते हैं। ओके, अगर हमें इसे बाइट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 8 करेंगे। तो जब हम डिवाइड बाय करेंगे 8 तो हमारे पास कितने बाइट आ जाएगा, 8 बाइट आ जाएगा। अब 8 बाइट की कितनी और रैम चाहिए कि 64 बाइट बन जाए, तो 8 बाइट की हमें 8 बाइट और 8 मेमोरी और चाहिए जिससे कि हमें 64 बाइट बन जाए, क्योंकि एक मेमोरी का साइज कितना है, 8 के बाइट। ओके, 8 के बाइट प्लस 8 के बाइट 16 के बाइट प्लस 8 के बाइट 24 के बाइट प्लस 8 के बाइट 32 के बाइट। ओके, प्लस 8 तो हो जाएगा वहाँ पे 40 के बाइट प्लस 8 48 के बाइट प्लस 8 कितना हो गया 50 सॉरी हाँ। तो इस तरह की जो है 64 के बाइट मतलब 8 8 से 64 वो सिंपली हम करेंगे तो हमारे पास जो है 8 रैम चाहिए हमें इस तरह के, अगर हमें 64 के बाइट बनाना है 16 के इंटू में 4 बिट से। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो चलिए एफ पार्ट पे चलते हैं। एफ पार्ट में पूछा गया है परफॉर्म द फॉलोइंग माइक्रो ऑपरेशंस इन अ सीक्वेंस टू रजिस्टर्स R1 एंड R2। द इनिशियल वैल्यू ऑफ R1 इज दिस एंड R2 इज दिस। ओके, यहाँ पे दो रजिस्टर्स दिए गए हमें R1 एंड R2। अब दोनों की वैल्यू में जो है कुछ ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। जो बोला गया है वही हमें करना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन असल में क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है R1 चेंज टू R1 प्लस में R2 प्लस में 1। अब क्या करना है, R1 को R2 को ऐड करना है और उसमें 1 को ऐड कर देना है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे गिवन है और अब हम ऐड करेंगे और ऐड करके यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। सिंपली एडिशन है। एडिशन आई होप कि आपको आता होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता बाइनरी एडिशन में कि 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 0 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, फिर 1 और 0 को प्लस करेंगे 1, लेकिन जो कैरी आया उसको प्लस करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, फिर 1 जो है कैरी आ जाएगा। इस तरह से जो है एडिशन परफॉर्म होता है बाइनरी में, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। फिर उसके बाद जो है हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट में बोला गया R1 चेंज टू R2 प्लस ऑल वंस इन अ रजिस्टर। डिक्रीमेंट मतलब R1 को मतलब R2 की जो वैल्यू है उसमें ऐड करने हैं, जितने R2 के बिट्स है ना उतने ही 1 ऐड करने हैं। क्या करना है, ऑल वंस ऐड करने हैं। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको शोकेस कर दीजिए। ओके, फिर R2 चेंज टू R1 मतलब R2 चेंज टू R1 में क्या होगा, सिंपली जो R1 की वैल्यू है उसे R2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। R1 टू R2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो R1 की वैल्यू थी इनिशियल वैल्यू वही R2 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, फिर बोला गया है R चेंज टू R1 एंड R2 मतलब R1 को लिख लो और फिर R2 को लिख लो। अब दोनों में एंड ऑपरेशन करना है। ओके, मीन्स ये 1 होगा ये 1 होगा तो ही 1 आएगा रिजल्ट में। ये 1 है और ये 0 है तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये परफॉर्म करने पे देखो ये R1 क्या है, R1 में ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये 1 है और ये भी क्या है 1, दोनों 1 है तो आउटपुट में 1। यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये क्या है 0, तो रिजल्ट में क्या आएगा 0। इसी तरह सारा परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो R आएगा वो ये वैल्यू आएगी। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। R चेंज टू R कॉम्प्लीमेंट 1। अब इसमें R कॉम्प्लीमेंट 1 करना है। अभी जो R की वैल्यू आई थी उसे कॉम्प्लीमेंट कर देना है सिंपली। ओके, तो यहाँ पे R1 क्या है हमारे पास ये है, R कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 क्या है, ये है। R1 को हमने लिख लिया, क्या है ये R1 की वैल्यू है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 लिख दो। ओके, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे उसको 1 लिख दो। देखो यहाँ पे 1 लिख गया, ये 0 है तो यहाँ पे 1। ओके, चलिए जी पार्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, व्हाट इज द नीड ऑफ अ कंट्रोल मेमोरी, हाउ इज कंट्रोल मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पे पूछा गया कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होती है और ये जो है इसमें व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और जो कंट्रोल मेमोरी है उसे हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, और यहाँ पे डायग्राम भी बोला गया है। ओके, तो हमें क्या क्या बताना है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल मेमोरी की ज़रूरत क्यों होती है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को। जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, अब देखिए माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा, प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करना, और ये एक यूनिट है। ये जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है एक इस तरह की कंट्रोल यूनिट है जिसके अंदर जो बाइनरी वैल्यूज़ है उनका कंट्रोल स्टोर होता है। मतलब ये बाइनरी वैल्यूज़ को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स जो है मेमोरी में स्टोर करती है। ये जो है ऐसी इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करती है जिससे कि एक स्पेसिफिक सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल के थ्रू जो है
जो क्लॉक बीट है वो जनरेट होती है और उससे क्या होता है, रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो यही है सिंपली कि यहाँ पे जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं वो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एक लाइन करके हम समझेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज अ टाइप ऑफ अ कंट्रोल यूनिट दैट स्टोर्स बाइनरी कंट्रोल वैल्यूज एज वर्ड्स इन मेमोरी। अब ये क्या करती है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये इस तरह की कंट्रोल यूनिट है जो कि जो बाइनरी कंट्रोल वैल्यूज है उन्हें वर्ड की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर करती है। ओके, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज अ टाइप ऑफ अ कंट्रोल यूनिट दैट स्टोर्स बाइनरी वैल्यूज एज वर्ड्स इन मेमोरी। ओके, it generate instruction by creating a specific set of signals at each clock bit। अब ये एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ये एक इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करती है। कैसे जनरेट करती है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को, बाय क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ सिग्नल, कुछ सेट ऑफ सिग्नल्स क्रिएट करती है हर एक सिस्टम क्लॉक बिट पे। ओके, विद ईच आउटपुट सिग्नल कोजिंग अ सिंगल माइक्रो ऑपरेशन सच एज रजिस्टर ट्रांसफर। और हर एक जो आउटपुट सिग्नल है उससे एक माइक्रो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। जिससे मान लीजिए रजिस्टर में कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो ये जो प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है तो इसके अंदर कंट्रोल सिग्नल्स या कंट्रोल वैल्यूज़ जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर करते हैं। अब ये क्या है, इस तरह की इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगी जिससे कि कुछ सिग्नल ऐसे जाए हर एक क्लॉक बिट पे कि जो रजिस्टर है वो उनका ट्रांसफ़र हो। ओके, और जब आउटपुट निकले तो उसमें जो है रजिस्टर का ट्रांसफ़र हो चुका होगा। ओके, द कंट्रोल सिग्नल्स एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन आर स्टोर्ड इन अ स्पेशल मेमोरी यूनिट दैट आर इनएक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर एज कंट्रोल वर्ड। अभी जो कंट्रोल सिग्नल्स है इनका एक्सेस कोई भी प्रोग्रामर नहीं कर सकता क्योंकि ये माइक्रो प्रोग्रामिंग है। ओके, माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट कैन एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल एंड सीक्वेंसिंग थ्रू माइक्रो इंस्ट्रक्शन। यही इसका सार है। देखिए, अगर आपने ये पूरा समझ में आया तो यही इसका सार है कि जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकती है बाय सिंपली जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स एंड सीक्वेंसिंग थ्रू माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अगर आपके पेपर में एग्जाम में पूछा जाए माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होती है, तो अगर आप सिंपली ये भी लिखाएंगे ना कि जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है वो हर एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकती है बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल एंड सीक्वेंसिंग थ्रू माइक्रो इंस्ट्रक्शन, तो भी आपको जो है मार्क्स फुल मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं नीड फॉर कंट्रोल मेमोरी। अब ये जो कंट्रोल मेमोरी है इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ये जो कंट्रोल मेमोरी है इसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम स्टोर होते हैं जिनमें कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती है। कंट्रोल मेमोरी में माइक्रो प्रोग्राम स्टोर होते हैं जिनके अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, इसीलिए जो है कंट्रोल मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। ओके, ये जो कंट्रोल मेमोरी है ये हेल्प करती है कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने में। ओके, कंट्रोल मेमोरी जो है ट्रैक रखती है, मतलब कितना ये ट्रैक रखती है कि कितना मेमोरी स्पेस जो है वो प्रोसेस हो चुका है। ओके, इट एड्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। अभी जो कंट्रोल मेमोरी है इसमें माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और इस वजह से ये जो है प्रॉपर ये चेकिंग रखती है कि कितना यूटिलाइज हुई है मेमोरी या कितना यूटिलाइज नहीं हुई है। ओके, इट मेंटेन्स डाटा इंटीग्रिटी व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि कोई भी डाटा आउटसाइड नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाता या कोई भी जो है डाटा ख़राब नहीं होता, तो इसमें डाटा की जो इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, डाटा लीक नहीं होता है। ओके, नीड फॉर कंट्रोल मेमोरी इज अ क्रूशियल फॉर फ्यू रीजंस। इट स्टोर्स द माइक्रो प्रोग्राम कंपोज्ड ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। इट स्टोर्स द माइक्रो प्रोग्राम इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ अ सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। इट कीप्स ट्रैक ऑफ अ यूज्ड मेमोरी स्पेस बाय प्रोसेसेस। इट एड्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी। इट मेंटेन्स डाटा इंटीग्रिटी व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रोल मेमोरी की। ओके, तो अब बात करने वाले हैं कंट्रोल मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन की। जो कंट्रोल मेमोरी है इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है माइक्रो इंस्ट्रक्शन की वो एक ग्रुप की फॉर्म में होती है। हर एक ग्रुप का एक रूटीन होता है जो कि पहले से ही स्पेसिफाइड होता है। ओके, जो कंट्रोल मेमोरी है हर एक कंप्यूटर की उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है जिसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं और उन माइक्रो प्रोग्राम्स का रूटीन होता है। ओके, अब ये जो माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो ये सिग्नल्स जनरेट करते हैं माइक्रो ऑपरेशन के लिए और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, control memory is organized to store micro instruction in groups. Each group is used to specify a routine. The control memory of each computer has the instruction which contain the micro programs routine. The micro programs are used to generate the micro operations that will be used to execute the instruction. Okay, the organization of a computer a control memory in computer architecture diagram typically includes components like the control memory address register, control data register and next address generator. अब
ये जो कंपोनेंट्स होते हैं कंट्रोल मेमोरी के कंप्यूटर आर्किटेक्चरों में, वो उसमें ये होता है कि इनके अंदर जो है एड्रेस रजिस्टर होता है, डाटा रजिस्टर होता है और नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर होता है। ओके, द कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अब जो कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस रजिस्टर है वो ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सी एड्रेस पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। द कंट्रोल डाटा रजिस्टर होल्ड्स अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम द मेमोरी। जो कंट्रोल रजिस्टर वो होल्ड करता है वो जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड की गई है। ओके, द नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर ऑल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर डिटरमाइंस द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द इनपुट टू अ सीक्वेंसर। जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर होता है या फिर जो माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर होता है ये डिटरमाइन करता है कि जो नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उसका क्या सीक्वेंस होगा। ओके, तो चलिए एच पार्ट पे चलते हैं। एच पार्ट में बोला क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रजिस्टर्स और ऑफसेट ऑफ 16 बिट ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे हमें जो है रजिस्टर्स दिए गए हैं और ऑफसेट दिए गए हैं 16 बिट के जो कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर के हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस रजिस्टर्स और ऑफसेट पेयर्स आर यूज टू कंप्यूट द फिजिकल एड्रेस ऑफ 20 बिट्स शो एक्चुअल एड्रेस कंप्यूटेशन। ओके, तो ऑफसेट और डाटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट दिए गए हैं और उसके बाद जो है हमें वैल्यू निकालनी है फिजिकल एड्रेस की। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एड्रेस में देखिए मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आएंगे, इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए कंप्यूटर के अंदर दो एड्रेस होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस होता है, एक वर्चुअल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस की जहाँ पे मेमोरी में लोकेशन स्टोर होती है जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है वो होता है फिजिकल एड्रेस, जो कि होता है बाइनरी फॉर्म में 01110। और जो हम एड्रेस लोकेट करते हैं जैसे कि फाइल नेम या कोई भी पाथ नेम, तो वो जो होता है वो वर्चुअल एड्रेस होता है। अब बात यहाँ पे हो रही है फिजिकल एड्रेस की, मतलब हमें जो बाइनरी में जो एड्रेस होता है ना मेमोरी के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर में, वो बताना है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल हम एक बुक का ले सकते हैं। ओके, तो बुक में मान लीजिए 500 पेजेस है। कितने पेजेस है? 500 पेजेस है। अब हर एक चैप्टर जो है वो 100 पेजेस में कवर हो रहा है। कितने पेजेस में कवर हो रहा है? 100 पेजेस में। फर्स्ट चैप्टर वो 100 पेजेस में कवर हो रहा है, सेकंड चैप्टर वो फिर 100 पेजेस में। तो इस तरह से करके जो है तो बुक में 500 पेजेस में 5 चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं। कितने चैप्टर हो रहे हैं? 5 चैप्टर्स। ओके, हर एक चैप्टर जो है वो 100 पेजेस का है। अब हमसे किसी ने बोला कि पेज नंबर 340 को रीच करो। कौन से पेज नंबर को? 340 पेज नंबर ओपन करो। ओके, तो मुझे क्या करना होगा? 340 बोल रही हूँ, 340 340वां पेज जो है ओपन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जो वो बुक है या फिर जो भी हमारे पास वो बुक है, तो पहले मुझे उसके चैप्टर नंबर 3 पे जाना होगा। चैप्टर नंबर 3 का एड्रेस कितना होगा? 300 होगा। ओके, क्योंकि वो 300 में है, क्योंकि उसमें 100 पेजेस फर्स्ट चैप्टर के, 100 पेजेस सेकंड चैप्टर के और 100 पेजेस थर्ड चैप्टर के। फिर उस 300 पेज नंबर के बाद मुझे 40 पेज और कवर करने हैं, तो हमारे पास पेज नंबर 340 ओपन हो जाएगा। ओके, तो इस केस में जो 300 है जहाँ पे एड्रेस शुरू हुआ है वो होता है डाटा सेगमेंट, या उसे हम बोलते हैं सेगमेंट, जहाँ एड्रेस सेगमेंट जहाँ से शुरू होता है। ओके, फिर उसके बाद जितने भी हमने पेजेस कवर किए 300 पेजेस के बाद 40 पेजेस कवर किया, वो हमारी होती है ऑफसेट वैल्यू या फिर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ओके, अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्टैक सेगमेंट होता है या डाटा सेगमेंट होता है ये क्या होता है और ऑफसेट वैल्यू क्या होती है। ओके, तो मुझे यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि डाटा सेगमेंट DS हैज़ 25CDH एंड ऑफसेट है 005AH। अब ये जो है ना देखिए 25CDH, H का मतलब क्या है यहाँ पे? H का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये हेक्साडेसिमल में है और ऑफसेट की वैल्यू भी किस में गिवन है? हेक्साडेसिमल में। ओके, अब इन हेक्साडेसिमल वैल्यूज को सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, मतलब ये जो 25CDH है इसको पहले मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी, इसको भी जो है बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, जो DS की वैल्यू है 25CDH, अब 2 को हम जो है हेक्साडेसिमल में है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 4 की उसमें होगा, देखिए आप ये 4 के पेयर में होगा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है। तो 2 को हम लिखेंगे 0010, 5 को लिखेंगे 010, क्योंकि जब हेक्साडेसिमल होता है 5 वो बाइनरी में 0101 की फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, C को लिखेंगे 1100 और D को लिखेंगे 1101। ओके, 1101। अब जो है ऑफसेट हमारा जो है उसे में 0 को हम लिखेंगे 000, क्योंकि 0 तो ऐसे ही लिखा जाता है, फिर से 000। 4 को कैसे लिखते हैं? 0100। ओके, और A को कैसे लिखेंगे? 0101। ओके, अब ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इनको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को एड्रेस को ऐड कर देंगे, और जब हम ऐड करेंगे तो ये जो है इनको सिंपली ये लिख दिया हमने, जो हमारे पास DS था DS की वैल्यू लिख दी यहाँ तक,
फिर हमने ऑफसेट की वैल्यू लिख दी। ओके, अब ये जो एड्रेस वैल्यू, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये किस फॉर्म में है, ये 20 बिट्स में है। यहाँ पे कितने 20 बिट्स है, 20 बिट्स में है। लेकिन जो हमारी मेमोरी है, फिजिकल एड्रेस मेमोरी, सॉरी, जो ये है इस ये एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो हमारी एड्रेस बिट है वो 20 बिट की है। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है इनको ट्रंकेट करना होगा। और जब हम ट्रंकेट करेंगे, 20 बिट्स के लिए ट्रंकेट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 010। ओके, वेट, हाँ 010, हाँ जी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये सिंपली ये वैल्यू आएगी। ओके, ट्रंकेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो ट्रंकेशन के बाद ये वैल्यू आई है, ये किस में है, बाइनरी में है। अब मुझे बाइनरी में इसको फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, इस बाइनरी नंबर को। तो ये जो गिवन नंबर है, इसको जब मैं बाइनरी में करूँगी कन्वर्ट, तो हमारे पास ये आएगा। ओके, तो जो ऑफसेट, जो फिजिकल एड्रेस है हमने कैलकुलेट किया है, वो हमारे पास ये आया है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। सिंपली जो है हमने क्या किया, जो गिवन नंबर से उनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी के बाद एडिशन में कन्वर्ट किया, फिर एडिशन के बाद जो भी वैल्यूज़ है उनको ऐड कर दिया, जो वैल्यूज़ आई ऐड करने के बाद उनको दोबारा से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो एसएस वो है इतना दिया गया है, और एसपी की वैल्यू ये है। तो दोनों को सबसे पहले एसएस की जो वैल्यूज़ है, ये हेक्साडेसिमल में है दोनों वैल्यूज़, ये भी हेक्साडेसिमल नंबर है और ये भी हेक्साडेसिमल नंबर है। दोनों को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद कनकैटिनेट यानी कि एडिशन कर दिया। एडिशन के बाद जो है इसको 20 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर 20 बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट है वही हमारा फिजिकल मेमोरी एड्रेस है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में पूछा गया है, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। मल्टीप्लेक्सर को एक्सप्लेन करना है, उसकी 2x1 की जो है डायग्राम बनानी है, और उसको जो है शो करना है, एक्सप्लेन करना है, और ट्रुथ टेबल बनानी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ए पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर में देखिए, मल्टी क्या है, डिफरेंट, मतलब बहुत सारी, और प्लेक्सर क्या है, इनपुट वैल्यू जो ऐड करके एक आउटपुट बनाए। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीपल इनपुट लाइंस को लेके एक सिंगल आउटपुट लाइन बनाए। ओके, तो ये होता है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि सिलेक्ट करता है डिफरेंट डाटा इनपुट को और फॉरवर्ड करता है एक आउटपुट में। ओके, जो इनपुट होती है मल्टीप्लेक्सर की, वो हो सकती है एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है। ओके, तो जो मल्टीप्लेक्सर है उन्हें हम डाटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। डाटा सिलेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल डाटा को कंबाइन करके एक सिंगल आउटपुट निकालता है। और यहाँ पे 2x1 मल्टीप्लेक्सर का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ट्रुथ टेबल है पहले, फिर जो है लॉजिक डायग्राम है, इसे आप देख सकते हैं। और इसमें मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, मल्टीप्लेक्सर जो होता है एक मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट स्विच की तरह काम करता है। ये डिपेंड करती है कि जो वैल्यू है वो किस तरह की है, और जो आउटपुट है वो किस तरह से, जो आउटपुट है वो हमेशा वाई की फॉर्म में होगा। देखिए आप यहाँ दे सकते हैं डायग्राम में 2x1 का मल्टीप्लेक्सर सर्किट विद ट्रुथ टेबल दे रखा है यहाँ पे। तो ये एस जो है एक इनपुट है जो कि नॉट गेट से आ रही है, ए एंड गेट से, बी एंड गेट से। अब जब तीनों इनपुट्स को ऐड करेंगे तो एक सिंगल आउटपुट जनरेट हो रही है वाई, तो यही होता है मल्टीप्लेक्सर। ओके, चलिए अब बात करते हैं बी पार्ट की, व्हाट इज हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है, ट्रुथ टेबल फॉर अ हाफ एडर एंड कंस्ट्रक्ट द लॉजिक डायग्राम फॉर अ हाफ एडर एंड कंस्ट्रक्ट द लॉजिक डायग्राम ऑफ अ हाफ एडर यूजिंग एंड और एंड नॉट गेट्स। हाफ एडर क्या होता है और उसके लिए ट्रुथ टेबल बनाइए और लॉजिक डायग्राम बनाइए यूजिंग गेट्स। ओके, तो हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर क्या करता है, जो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स है उनका एडिशन करता है। ओके, दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर का एडिशन करता है और उससे जो आउटपुट मिलती है वो जनरेट होती है, और जो कैरी होती है वो जनरेट होती है। इसमें दो इनपुट वैल्यूज होती है, जैसे मान लीजिए दो वैल्यूज है, दो बाइनरी नंबर्स है, एक बाइनरी नंबर है ए और दूसरा है बी, दोनों ही सिंगल बिट बाइनरी नंबर है। उनसे जो आउटपुट जनरेट होगी वो पहली जो आउटपुट होगी वो होगी सम, और दूसरी आउटपुट होगी वो है कैरी। ओके, तो यहाँ पे जो है डायग्राम भी दिया गया है, ट्रुथ टेबल दी गई है, फिर लॉजिक डायग्राम दिया गया, फिर एक्सप्लेनेशन दी गई है। ओके, तो चलिए अब सी पार्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ एन इवन पैरिटी बिट कैन आइडेंटिफाई एरर यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ अ 4 बिट डाटा, कैन इट आइडेंटिफाई द बिट विच इज इन एरर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सी पार्ट में हमें से पूछा गया कि पैरिटी बिट क्या होती है और वो कैसे आइडेंटिफाई करती है एरर को, और हमें 4 बिट के डाटा पे जो है पैरिटी बिट को, जो है इवन पैरिटी बिट को जो है एक्सप्लेन करना होता है। देखिए पैरिटी बिट जो होती है दो तरह की होती है, एक जो है गिवन नंबर में नंबर ऑफ वंस जो है या तो वो ओड होने चाहिए, ओड है तो उसे इवन में कन्वर्ट करेंगे, अगर इवन है तो उसे ओड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इवन पैरिटी बिट क्या कहती है कि जो नंबर ऑफ बिट्स है, नंबर ऑफ वंस है किसी भी सिग्नल में, किसी भी डाटा में, उसमें जो नंबर ऑफ बिट्स है वो इवन होने चाहिए। अगर वो इवन नहीं है तो उसमें वन अपेंड कर देंगे, अगर वो पहले से इवन है तो 0 अपेंड कर देंगे। ओके, तो यही मेथड होता है। देखिए
An even parity bit is a method of error detection that checks whether the total number of ones in the transmitted signal included the parity bit is even. It is an extra bit included in a binary message to make the total number of ones either odd or even. मतलब ये क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ वंस जो है उन्हें या तो ओड करेगा या इवन करेगा, लेकिन इवन पैरिटी बिट में जो क्या है हम इवन करते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल दिया गया है 4 बिट डाटा का 1101, यहाँ पे 1 कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार आया है। 3 क्या जो है एक ओड नंबर है, ओड को हमें इवन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो डाटा है ना, इसके आखिर में हम एक और 1 ऐड कर देंगे, मतलब एक और 1 लगा देंगे। तो जो ये डाटा बना है, ये बना है हमारा 11011। तो ये क्या है, इससे ये जो डाटा है ये इवन पैरिटी बिट में आ गया। ओके, अब मान लीजिए कभी आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं और कोई भी एरर होती है। ओके, सेकंड बिट में एरर होती है फ्रॉम 1 to 0 ड्यू टू नॉइज चेंजिंग द डाटा 1011। अब मान लीजिए इसमें क्या है, ये डाटा आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ओके, जब आप ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डाटा था 11011, लेकिन जो है चेंज आ गया यहाँ पे 1 की जगह 0 कन्वर्ट हो गया। ओके, सेकंड बिट में जो है, सेकंड बिट में 1 की जगह 0 में फ्लिप हो गया। जब ये चेकर के पास जाएगा तो ये चेक करेगा कि पहले तो इसमें इवन नंबर ऑफ बिट्स थे, इवन नंबर ऑफ वंस थे, लेकिन अब ये ओड कैसे हो गया। अगर ये ओड हो गया तो इसका मतलब क्या है, एरर हुई है। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। However, while this even parity bit can detect an error, it can not identify the exact location of the error. अब ये जो even parity bit है, इसके थ्रू हम एरर को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कहाँ पे जो है एरर हुई है। देखिए ये हमारे पास डाटा था 11011। ओके, 4 बिट डाटा था जिसमें कि नंबर ऑफ वंस इवन थे, तो हमने उसे ओड थे जिससे हमने इवन में कन्वर्ट कर लिया था। अब जब इसका डाटा का ट्रांसमिशन हुआ तो रिजल्ट में क्या आया हमारे पास 10011। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 3 क्या है कि ओड नंबर है, लेकिन हमने तो पहले से ही इवन किया हुआ था इसे नंबर ऑफ वंस को। मतलब इसका मतलब ये है कि डाटा ट्रांसमिट करते वक्त एक जो 1 है वो इवन से ओड में कन्वर्ट हो गया है। मतलब ये जो नंबर है ये इवन से ओड में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे जो है एरर आई है, कौन सी बिट में चेंज आया है। ओके, दिस इज बिकॉज द पैरिटी बिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑन द एंटायर डाटा सेट। क्योंकि जो पैरिटी बिट को हम कैलकुलेट करते हैं वो एंटायर डाटा सेट, ये पूरे डाटा को कैलकुलेट करते हैं। इस पूरे डाटा में हम देखेंगे कि कितने 1 है या कितने 0 है। मतलब हम ये नहीं देखते कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है या फर्स्ट प्लेस पे 1 है या सेकंड प्लेस पे 1 है, ये नहीं देखते। हम ये देखते पूरे डाटा में 1 कहाँ है। इसलिए जब कोई भी एरर होती है तो जो पैरिटी बिट है वो ये नहीं बता पाती कि कहाँ पे डाटा हुई है। ओके, this is the limitation of parity bit method. If more advanced error detection is correction is needed, other methods such as Hamming code और cyclic redundancy check may be used. अगर ये तो सिंपल मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं, जो कि जिसे हम बोलते हैं इवन पैरिटी बिट। अगर हमें मोर कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से एरर डिटेक्शन करनी है तो यहाँ पे कुछ और मेथड है, जैसे कि हैमिंग कोड और साइक्लिक रिडंडेंसी, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया कि परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन यूजिंग साइन टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन ऑफ 8 बिट ऑल्सो इंडिकेट ओवरफ्लो इफ एनी। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो ऑपरेशन बताए गए एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी ऑपरेशन बोला गया है इन नंबर्स के साथ कीजिए और ये बताइए कि क्या इस 8 बिट के डाटा में कोई ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ओवरफ्लो के लिए हमें सबसे पहले रेंज निकालनी पड़ेगी। ओवरफ्लो के 2 मेथड्स होते हैं, एक तो रेंज निकाल के, एक कैरी बिट निकाल के। तो कैरी बिट वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम जो है सिंपली रेंज को फॉलो करेंगे। रेंज में क्या होता है, अगर 8 बिट का डाटा है तो उसकी जो रेंज होगी सॉरी वो जो रेंज होगी वो 2n-1 होगी। ओके, मतलब 8 बिट के डाटा की जो रेंज होगी वो -128 टू +127 होगी। तो जब हम 59 और 80 से 83 का एडिशन करेंगे, अगर वो जो है नंबर आउट ऑफ द रेंज जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ओवरफ्लो हुआ है। अगर आउट ऑफ द रेंज जो है रिजल्ट नहीं जा रहा तो ओवरफ्लो नहीं हुआ है। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें जो है 59 और 83 को ऐड करना है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। पहले 59 और 83 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसे जो है एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद उसे जो है देखेंगे कि क्या ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ओवरफ्लो हुआ है तो मतलब आउट ऑफ द रेंज है, तो सम ऑफ 59 एंड 83 इज 142 विच इज आउटसाइड दिस रेंज, देयरफॉर एन ओवरफ्लो हैज अकर। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को करना है, मींस पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एडिशन करना, फिर देखना कि ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, रेंज से बाहर है तो ओवरफ्लो हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ई पार्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वॉन न्यूमन मशीन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। वॉन न्यूमन मशीन को एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। वॉन न्यूमन मशीन को वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं या वॉन न्यूमन बोटलनेक भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके,
तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वॉन न्यूमन मशीन को। वॉन न्यूमन मशीन या वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है ये मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। ये कहते हैं कि जो इनका जो मशीन है वॉन न्यूमन मशीन है या जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, ये एक डिज़ाइन है, थ्योरेटिकल डिज़ाइन है जो ये कहता है कि जो कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोग्राम्स है और जो इंस्ट्रक्शन है उनको हम सेम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ओके, द वॉन न्यूमन मशीन ऑल्सो नोन एज द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज अ theoretical design for a stored program computer that serve as the basis for almost all modern computer. It was designed by psychist and mathematician John von Neumann. Okay, the John von Neumann machine consists of three main components: central processing unit CPU, arithmetic and logic unit ALU, and register. Central control unit क्या करती है, जितनी भी प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है और इनपुट और आउटपुट का फ्लो जो है मेंटेन करती है। ओके, control unit handles all processor control signal. It directs all inputs and output flow, fetches code for instruction and control how data moves around the system. Okay, अब next point आ जाता है हमारे पास arithmetic and logic unit. The ALU handles all the calculations of the CPU may need such as addition, subtraction and comparison. It performs logical operation, bit shifting operation and arithmetic operation. ये जो arithmetic logic unit है ये क्या करती है, सभी calculation से related जितने भी task होते हैं उनको handle करती है। जैसे कोई comparison है, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है वो ALU परफॉर्म करती है। ओके, रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स आर हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज इन द CPU। मतलब ये हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज होते हैं CPU के अंदर, ये स्टोरेज के लिए काम आते हैं। द डाटा प्रोसेस्ड बाय द CPU आर फेच्ड फ्रॉम द रजिस्टर। जो भी डाटा जो है CPU के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा वो डायरेक्टली रजिस्टर्स में जाएगा। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर यूज्ड इन द आर्किटेक्चर सच एज एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, MDR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। अब जितनी भी रजिस्टर है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है जिस डाटा को प्रोसेस करना है। ओके, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये ट्रैक रखता है कि अब इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म करनी है। मेमोरी एड्रेस और MDR क्या करते हैं, ये जो दोनों है जिस भी सेगमेंट पे जो है परफॉर्म करना होता है, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी होती है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है उसको स्टोर करते हैं, उसका एड्रेस स्टोर करते हैं। ओके, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये बताता है कि करंटली कौन सी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही है, और इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर ये यूज़ किए जाते हैं रजिस्टर। ओके, अब बात आती है मेमोरी की। मेमोरी क्या होता है, इन दी स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट प्रोग्राम्स एंड डाटा आर स्टोर्ड इन अ सेपरेट स्टोरेज यूनिट कॉल्ड मेमोरी एंड आर ट्रीटेड एज द सेम। मतलब जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट है मेमोरी में, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम्स और डाटा वो डिफरेंट स्टोरेज यूनिट में स्टोर किए जाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं मेमोरी। और ये जो मेमोरी में स्टोर होते हैं प्रोग्राम कंसेप्ट प्रोग्राम्स और डाटा, उनको एक ही तरह से डील किया जाता है। ओके, दिस नोवेल आइडिया मेंट दैट अ कंप्यूटर बिल्ड विद दिस आर्किटेक्चर वुड बी मच ईजियर टू रीप्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम और डाटा सेम मेमोरी में है इसलिए यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग ईजी होती है। ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइस, दिस डिवाइस अलाउ द कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, तो यही है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे बोला गया ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ अ रैम सेल यूजिंग अ JK फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन वेरियस इनपुट एंड सिलेक्शन लाइंस फॉर दिस सेल, एक्सप्लेन हाउ रीडिंग और राइटिंग हेड कैन बी परफॉर्म्ड इन दिस सेल। अब JK फ्लिप फ्लॉप को हमें एक्सप्लेन करना है और उसको बताना है इनपुट और आउटपुट लाइन्स के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं JK फ्लिप फ्लॉप के साथ जो है रैम का। ओके, रैम सेल बनाना। तो JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके हमें एक रैम सेल बनाना है। ओके, अब ये जो रैम सेल है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि हमें जो है रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो भी इनपुट या फिर सिलेक्शन लाइन रिक्वायर्ड होगी सेल के लिए, वो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट जो है एक्सप्लेन की गई है। फिर उसमें बताया गया कि रीडिंग और राइटिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इस सेल में। ओके, तो यहाँ पे मेनली जो है 4 हाई लेवल 4 जो है इनपुट एंड सिलेक्शन लाइन्स रिक्वायर्ड होगी, J एंड K इनपुट। ये जो J एंड K इनपुट है फ्लिप फ्लॉप की, वो मतलब सिंपली जो इनपुट S और R होती है किसी भी फ्लिप फ्लॉप के लिए, वो उस तरह का काम करेगी। ओके, जब J और K दोनों बराबर होंगे एक के, तो एक क्लॉक का ट्रांजिशन होगा। ओके, क्लॉक ट्रांजिशन की वजह से क्या है, जो आउटपुट होगी फ्लिप फ्लॉप की वो कॉम्प्लीमेंट स्टेट में आ जाएगी। ओके, तो देखिए the J and K input, these are the inputs to the J and K flip flop. They behave like input S and R to set and clear the flip flop respectively. When inputs J and K are both equal to 1, a clock transition switches the output of the flip flop to their complement state.
ओके, जो आउटपुट है उसको कॉम्प्लीमेंट स्टेट में स्विच हो जाएगी वो। ओके, सेकंड जो इसमें बताया गया है वो है डाटा इनपुट लाइन। ओके, डाटा इनपुट लाइन क्या होती है? ये वो लाइन होती है जो ये बताती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन या क्या इन्फॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करनी है। ओके, दिस लाइन प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। फिर आती है डाटा आउटपुट लाइन्स। डाटा आउटपुट लाइन्स सप्लाई द इन्फॉर्मेशन कमिंग आउट ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड चूजन अमंग द अवेलेबल वर्ड इनसाइड द मेमोरी। ये क्या करती है? ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई करती है जो कि एक पर्टिकुलर वर्ड से आ रहा है जो कि मेमोरी से सिलेक्ट किया गया है। ओके, फोर्थ हमारे पास कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इनपुट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रांसफर डिसाइड। ये उस जो ट्रांसफर रिक्वायर्ड है उसकी डिसाइड है, उसकी जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई करती है। ओके, दे इंक्लूड द रीड एंड राइट कंट्रोल लाइन्स दैट डिटरमाइंस द ऑपरेशन ऑफ द मेमोरी यूनिट। ओके, अब रीडिंग राइटिंग कैसे कर सकते हैं यहाँ पे वो बताया गया। रीडिंग और राइटिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दिस सेल एज इज फॉलो। रीडिंग, अप्लाई द बाइनरी एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड वर्ड इनटू एड्रेस लाइन, एक्टिवेट द रीड इनपुट, द मेमोरी यूनिट विल देन टेक द बिट्स फ्रॉम द वर्ड दैट हैज बीन सिलेक्टेड बाय द एड्रेस एंड अप्लाई देम इनटू द आउटपुट डाटा लाइन्स। मतलब जितनी भी जो बाइनरी एड्रेस है उनको जो भी डिजायर्ड एड्रेस लाइन आपको प्रोवाइड करनी है उसमें जाइए, फिर एक्टिवेट द रीड इनपुट और फिर जो है वो सभी जो बिट्स है उनको मेमोरी वर्ड में आ जाएगा और फिर जो है आउटपुट डाटा लाइंस पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही राइटिंग होती है। अप्लाई द बाइनरी एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड वर्ड इनटू द एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन में जो भी आपको मतलब राइटिंग करनी है उस पे बाइनरी एड्रेस को वर्ड में लाइए एड्रेस लाइन के। फिर जो अप्लाई द डाटा बिट्स दैट मस्ट बी स्टोर्ड इनटू द डाटा इनपुट लाइंस, देन एक्टिवेट द राइट इनपुट, द मेमोरी यूनिट विल टेक द बिट्स प्रेजेंटली अवेलेबल इनटू द इनपुट डाटा लाइंस एंड स्टोर देम इन द वर्ड स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस लाइन। ओके, चलिए ये सिंपली यही बताया गया है कि क्या होता है फ्लिप फ्लॉप में। ओके, तो बी पार्ट में आ जाते हैं। एक्सप्लेन द डायरेक्ट कैशे मैपिंग स्कीम ऑफ अ मेमोरी ऑफ 4K बाइट एंड कैशे ऑफ 128 बाइट। द मेन मेमोरी इज अ बाइट एड्रेसेबल एंड साइज ऑफ वन स्लॉट ऑफ द कैशे इज ऑल्सो 1 बाइट। यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग स्कीम के बारे में पूछा है और वो ये यहाँ पे मेमोरी दी गई है जिसके साइज ये है और कैशे साइज ये है। ओके, फिर ये पूछा गया है कि कितने स्लॉट या कैशे होंगे 1 बाइट में। ओके, तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। डायरेक्ट कैशे मैपिंग क्या होती है कि जो मेमोरी होती है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है और अगर वो जो ब्लॉक्स मेमोरी को एड्रेस जो कैशे मेमोरी है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो एक कैशे लाइन को एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ है या फिर एक जो कैशे लाइन है उसी को एड्रेस करना चाहते हैं लेकिन जो नया ब्लॉक है वो करना चाहता है तो प्रीवियस ब्लॉक उसी कैशे लाइन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, अब यहाँ पे ऑफसेट, इंडेक्स और टैग के बारे में पूछा गया है। ऑफसेट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और टैग क्या होता है। टैग ये बताता है कि कौन से मेमोरी को ब्लॉक को यूज़ करना है। इंडेक्स ये बताता है कि कौन से ब्लॉक में क्या एड्रेस है। फिर जो एड्रेस ऑफसेट है, ऑफसेट क्या होता है, जो एड्रेस स्टोर होता है उस मतलब मेमोरी उस कैशे लाइन के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर, मेमोरी ब्लॉक के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑफसेट दिया गया है वो 1 बाइट का है, इसलिए यहाँ पे ऑफसेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस नंबर में जो ऑफसेट होगा वो ऑफसेट बिट होगा वो 0 होगा क्योंकि 1 बाइट दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे। ओके, अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स कैसे निकालते हैं कि जितनी भी कैशे साइज़ है उसको डिवाइड करेंगे कैशे लाइन, उस हर एक कैशे लाइन के साइज से। ओके, तो यहाँ पे जो कैशे बिट्स है वो कैशे लाइन्स है, नंबर ऑफ लाइन्स है कैशे में वो 128 बाइट है और डिवाइडेड बाय 1 बाइट करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे क्या दिया गया है, साइज ऑफ ईच लाइन दिया गया है। तो हमारे पास 128 लाइन आ गई यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 128 लाइन को एड्रेस करने के लिए हमें 7 बिट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि 2⁻7 इज इक्वल्स टू 128 होता है, इसलिए 7 इंडेक्स बिट्स जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात करेंगे टैग्स की। अब ये जो टैग होता है ना, ये क्या होता है कि मान लीजिए टोटल 32 बिट का आर्किटेक्चर है तो उसमें 7 बिट तो यहाँ पे इस चले गए इंडेक्स के लिए, ऑफसेट के लिए 0 बिट है। तो टोटल कितनी हुई, 7 और 0 7 हो गई। अब 32 में से 7 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 बिट्स किसकी होगी, टैग की होगी। ओके, मान लीजिए यहाँ पे 32 बिट का आर्किटेक्चर है तो वहाँ पे 25 बिट्स, अगर 8 बिट का आर्किटेक्चर है तो वहाँ पे जो है 1 बिट, अगर 16 बिट का आर्किटेक्चर है तो वहाँ पे कितनी 11 बिट्स, सॉरी 9 बिट्स। ओके, तो इस तरह से हमने टैग, इंडेक्स और ऑफसेट तीनों निकाल लिए। ओके, सी पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और इंटरफेसेस। ये कुछ डिवाइसेस गिवन है जिनका हमें जो है फीचर्स बताने हैं, एक्सप्लेन करना है। ओके, तो सबसे पहले पूछा गया है डीवीडी रोम। डीवीडी रोम क्या होता है, डीवीडी रोम स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, इट्स अ रीड ओनली डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये जो डीवीडी रोम है इसका यूज़ किस लिए होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को स्टोर करने के लिए।
ओके। अ डीवीडी रोम स्टोर्स अराउंड 4.38 GB ऑफ डाटा। एक डीवीडी रोम में 4.38 GB का डाटा स्टोर होता है। ओके। अ डीवीडी रोम परमानेंटली स्टोर्स डाटा फाइल विच कैन नॉट बी चेंज्ड, रिटर्न ओवर और इरेज्ड। ये जो डीवीडी रोम है इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर्स होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता, और या लिख दिया तो उसे इरेज नहीं कर सकते। ओके। अ पर्सनल कंप्यूटर विद अ डीवीडी रोम और डीवीडी रैम ड्राइव इज डिजाइन टू रीड अ डीवीडी रोम डिस्क। जो पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, उसके अंदर जो डीवीडी रोम या डीवीडी रैम ड्राइव होती है वो इसलिए दी जाती है ताकि हम जो है डीवीडी रोम डिस्क को रीड कर सके। ओके। अ टिपिकल डीवीडी रोम कैन होल्ड अप टू 17 GB ऑफ डाटा इफ बोथ साइड्स ऑफ द डिस्क आर राइटेबल। अगर दोनों साइड राइटेबल है तो कितना डाटा स्टोर कर सकती है डीवीडी रोम? अप टू 7 GB, लेकिन जो नॉर्मल है वो है 4.3 GB ऑफ डाटा। ओके। जो डीवीडी रोम्स है वो बनती है दो डिस्क को कंबाइन करने पे। ओके। और द डीवीडी रोम्स आर मेड बाय कंबाइनिंग टू डिस्क टुगेदर विच मस्ट बी डन केयरफुली टू मेक द डिस्क एज फ्लैट एज पॉसिबल टू अवॉइड डिस्क टिल्ट। ओके। सेकंड हमसे पूछा गया एलसीडी मॉनिटर्स को एक्सप्लेन कीजिए। एलसीडी क्या होता है? एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके। एन एलसीडी मॉनिटर इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स एंड पोलराइज टू प्रोड्यूस इमेजेस इन कलर और मोनोक्रोम। ये जो एलसीडी मॉनिटर होते हैं ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है जिनके अंदर जो लिक्विड की क्रिस्टल्स होती है, लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, उनको यूज़ करके उन्हें पोलराइज कर दिया जाता है। पोलराइज होगा तो वो एक इमेज प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न इमेज करेगा, क्रिएट करेगा, जिससे कि कलर और मोनोक्रोम शो होते हैं। ओके। एलसीडी मॉनिटर्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड इंस्टेड यूज अ बैक लाइट और अ रिफ्लेक्टर। एलसीडी मॉनिटर्स के अंदर जो है खुद की लाइट नहीं होती है, इसलिए ये जो है बैक लाइट और रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। ओके। क्योंकि ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है तो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ करके जो है डिस्प्ले किया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है उन्हें। ओके। LCD technology has replaced traditional CRT cathode ray tube monitor। LCD की वजह से जो नॉर्मल, जैसे कि आपने घरों में भी देखे होंगे अपने बचपन में, जो डिब्बा टीवी होते थे ना, बड़े बड़े टीवी होते थे, उनकी जगह अब किसने ले लिया है? LCD ने ले लिया। ओके। LCD मॉनिटर ऑफर क्रिस्प इमेजेस एंड गुड कॉन्ट्रास्ट। इनके अंदर जो इमेजेस है बहुत अच्छी आती है। LCD कैन ऑफर हाई रिजोल्यूशन देन अदर डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग दोज दैट यूज कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जो है, इमेज क्वालिटी हमें LCD में देखने को मिलती है। ओके। थर्ड आता है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? अ स्कैनर इज डिजिटाइजर, अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। स्कैनर क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। ओके। ये जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होती है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट या पिक्चर जिसको हम स्कैन करते हैं, उसको डिजिटली जो है कंप्यूटर में स्टोर करता है और मैनिपुलेट करता है। ओके। इट टेक्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट और अ पिक्चर, एंड कन्वर्ट्स देम टू डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर अ कंप्यूटर टू स्टोर और मैनिपुलेट। ओके। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्कैनर इंक्लूड स्पीड ऑफ ऑपरेशन, कलर डेप्थ, रिजोल्यूशन एंड रिजल्टिंग इमेज। ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्कैनर का, वो उसमें होती है स्पीड की, कितनी स्पीड का, कितनी ज़्यादा स्पीड से जो कोई भी स्कैनर वो काम करता है और कितनी अच्छी रेजोल्यूशन की जो है इमेज स्कैन करके देता है। ओके। स्कैनर्स आर कॉमनली यूज्ड इन ऑफिसेज एंड आर वेरिएशंस ऑफ द डेस्कटॉप फ्लैट बेड स्कैनर वेयर द डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास विंडो फॉर स्कैनिंग। मतलब ये जो स्कैनर्स होते हैं मेनली ऑफिसेज में होते हैं, क्योंकि ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उन्हें मैनिपुलेट करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, और जैसे कि एक ग्लास की विंडो होती है उसी तरह उस पर जो है डॉक्यूमेंट को रख दिया जाता है। वो एक बार लाइट्स आती है, वो स्कैन हो जाता है, फिर हमें जो है पता चल जाता है कि स्कैन हो गया, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं हम मॉनिटर में। ओके। मॉडर्न स्कैनर टिपिकली यूज अ चार्ज कपल डिवाइस CCD और अ कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर एज द इमेज सेंसर। ये जो स्कैनर्स होते हैं मेनली चार्ज कपल डिवाइस या फिर जो है कॉन्टैक्ट इमेज स्कैनर, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को रख के उसे स्कैन करते हैं, उस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके। डी हमारा पार्ट है डिफाइन द टर्म इंटरप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इंटरप्ट को एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताती हूँ कि ये इंटरप्ट होता क्या है और ये कंप्यूटर में कैसे होता है, और एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ। ओके। देखिए आप मान लीजिए आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके एग्जाम से आप स्टडीज़ कर रहे हैं। ओके। और स्टडीज़ करते करते आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें बीच में मम्मी ने बोल दिया कि जाओ शॉप से ये सामान लेके आओ। ओके। तो आप जो है काम कर रहे थे, कुछ स्टडी कर रहे थे, उसमें क्या हो गया? इंटरप्शन हो गया। इंटरप्शन मतलब रुकावट आ गई। मतलब एक आपके माइंड में इंस्ट्रक्शन ये चल रही थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। अब उसी दौरान एक और इंस्ट्रक्शन आ गई कि आपको दुकान जाना है। ओके। तो आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, वो तो हो गया इंटरप्ट। अब उसको क्या करेंगे? मम्मी को क्या जवाब देंगे कि या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं दुकान नहीं जाऊँगा, या मैं थोड़ी देर में जाऊँगा, या मैं जाना नहीं चाहता। बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। वो होता है इंटरप्ट हैंडलिंग। ओके।
तो जब भी कोई प्रोसेसर एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तो और उसके बीच में कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कोई और अदर टास्क असाइन कर देता है या कोई सिग्नल भेजता है, उसको बोलते हैं इंटरप्ट। ओके, इंटरप्ट को हैंडल कैसे किया जाता है, वो इंटरप्ट साइकिल होती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इन कंप्यूटर साइंस एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल टू द प्रोसेसर। कंप्यूटर साइंस में इंटरप्ट क्या होता है, एक सिग्नल होता है प्रोसेसर के लिए, एमिटेड बाय अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर इंडिकेटिंग एन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। ये एक इंटरप्ट जो होता है एक सिग्नल होता है प्रोसेसर के लिए, जो प्रोसेसर को ये बोलते हैं कि भैया जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ दो और हमें जो है इमीडिएट अटेंशन चाहिए सीपीयू की। ओके, व्हेनेवर एन इंटरप्ट अकर, जब भी कोई इंटरप्ट होता है, द कंट्रोलर कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन और इंटरप्ट हैंडलर। जब भी कोई भी इंटरप्ट होता है तो जो कंट्रोलर है जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा था करंट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है और फिर एग्जीक्यूशन और इंटरप्ट रूटीन यानी कि इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर चालू कर देता है। ओके, द इंटरप्ट सिग्नल कॉजेज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेम्परली स्टॉप व्हाट इट इज डूइंग एंड सर्विस द इंटरप्ट। इंटरप्ट सिग्नल से क्या होता है, जो सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टेम्परली स्टॉप हो जाता है और जो इंटरप्ट हुआ है उसको सर्विस यानी कि उसकी अवभगत करने में या उसको कंप्लीट करने में, जो भी सिग्नल आया है उसको समझने में लग जाता है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ सिनेरियो वेयर अ यूजर इज वर्किंग ऑन अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट and suddenly presses the print button. The action of a print button sends an interrupt signal to the processor. The processor then temporarily stores the execution of the word processing program and start executing the print command. Once the print command is executed, the processor resumes the execution of the word processing programs. This is the simplified example, and actual interrupt handling involves more complex and may vary depending on the specific hardware and operating system. अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सीपीयू कुछ काम कर रहा है, जैसे कि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पे प्रोसेसिंग कर रहा है, अब उसके पास एक कमांड और आती है प्रिंट की, तो वो जो काम कर रहा है तो उसे छोड़ के फिर सबसे पहले प्रिंट करेगा या फिर जो इंटरप्ट हैंडलिंग सर्विस होती है, रूटीन होता है, उसको फॉलो करेगा और जो है उसके बाद ही वो बैक टू द टास्क आएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट है, अज्यूमिंग दैट अ मशीन हैज इंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइज 16 बिट ओनली। मान लीजिए कोई मशीन है जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उसका साइज कितना है, 16 बिट है। हाउ मैनी बिट्स ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। कितनी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होगी इन सब कामों के लिए। 3 पॉइंट्स दिए गए, 3 क्वेश्चंस है वो हमें सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि जो इफ द लेंथ ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड इफ द मशीन हैज़ 50 इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन 16 बिट के है और मशीन के पास कितनी इंस्ट्रक्शन है, 50 इंस्ट्रक्शन है, तो जो ऑप कोड की लेंथ है वो लेंथ कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है, लेंथ। अब ये जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इसमें पूछे गए कितने ऑप कोड रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहाँ पे मशीन की कितनी इंस्ट्रक्शन है, 5, तो हम 2 रेज़ टू पावर n इजिकल्स टू में n निकालेंगे, लेकिन ये जो n है ना ये नियरेस्ट वैल्यू, जब हम 2 रेज़ टू पावर n निकाले तो वो जो वैल्यू है नियरेस्ट टू 50 होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि 2 रेज़ टू पावर क्या होता है, 32 होता है, फिर 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होगा, 64 होगा। ओके, तो जो 2 रेज़ टू पावर 16 है वो इक्वल और ग्रेटर है 50 से, इसी वजह से जो 6 बिट इंस्ट्रक्शन है वो रिक्वायर्ड होगी इस ऑप कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो इसमें की 50 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है। ओके, चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। लेंथ ऑफ द एड्रेसिंग मोड बिट्स इफ अ मशीन हैज़ 4 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड, मतलब एड्रेसिंग मोड बिट्स की क्या लेंथ होगी अगर मशीन के अंदर 4 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड है, मतलब 4 एड्रेसिंग मोड है तो लेकिन वो चारों अलग है, तो लेंथ क्या होगी एड्रेसिंग मोड की, ये हमें पता लगाना है। अब एड्रेसिंग मोड हमें बताना है, मतलब इसमें 4 एड्रेसिंग मोड है। ओके, हमें भी बताना है कितने बिट्स रिक्वायर्ड होगी इस एड्रेसिंग मोड के लिए, तो वो होता है 2 रेज़ टू पावर n। अब 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होगी, 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होगी, 4 होगी, तो 4 बिट्स जो है 4 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड है और 4 बिट्स ही रिक्वायर्ड होगी, सॉरी 2 बिट्स ही रिक्वायर्ड होगी कि n इज इक्वल्स टू में 2 है, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू में 4 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स हमें चाहिए होगी। ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इफ वन ऑफ द 4 एड्रेसिंग मोड इज डायरेक्ट एड्रेसिंग देन व्हाट वुड बी द साइज ऑफ मेन मेमोरी एड्रेस दैट कैन बी सपोर्टेड बाय दिस मशीन। अब ये जो 4 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड थे उसमें से एक मोड जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, तो कितना साइज मेन मेमोरी का यूज़ होगा इस मशीन के थ्रू, या कितना सपोर्ट किया जाएगा साइज इस मशीन के थ्रू। ओके,
देखिए, अब इसमें पूछा गया है कितने एड्रेसिंग, ये कितने साइज़ की जो है एड्रेसिंग ये सपोर्ट करेगी मशीन। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है उसमें जो एड्रेस होता है ऑपरेंड का वो डायरेक्टली गिवन होता है इंस्ट्रक्शन को। ओके, जितनी बिट्स अलोकेटेड होती है इंस्ट्रक्शन के अंदर वो डिटरमाइन करती है कि कितना साइज सपोर्ट करती है वो मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे जो मशीन है उसकी टोटल इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है, 16 बाइट की बिट्स की हमें पता है, जिसमें से कि 6 बिट जो है यूज़ हो रही है ऑप कोड के लिए और 2 बिट किसके लिए यूज़ हो रही है, एड्रेसिंग मोड के लिए। तो 16 में से 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 8 बिट बचेगी। अभी जितनी भी 8 बिट बची है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज़ होगी। ये कैसे यूज़ होगी, 2⁸ करके हम करेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा। ओके, इस वजह से जो मशीन है वो मेमोरी साइज जो होता है 256 बाइट का वो सपोर्ट कर सकती है। ओके, चलिए बी पार्ट पर आते हैं। इसमें पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी स्टैक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सबरूटीन कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। जो मेमोरी स्टैक है उसका क्या रोल होता है इम्प्लीमेंटेशन करने में सबरूटीन और रिटर्न इंस्ट्रक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पूछा गया है वो मेमोरी स्टैक में जो सबरूटीन कॉल है उसका कैसे जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है और रिटर्न होती है इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उसमें स्टैक में क्या होता है कि जो भी डाटा या जो भी, जैसे मान लीजिए एक स्टैक है, स्टैक मतलब एक बकेट मान लीजिए। ओके, उस बकेट में आपको जो है कुछ जो है डाटा डालना है। तो जो सबसे पहले डाटा जाएगा फिर उसके ऊपर एक डाटा जाएगा फिर उसके ऊपर एक डाटा जाएगा। ओके, सिंपली मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ लाइव रियल लाइफ का, कि मान लीजिए एक बकेट आपके पास, उसमें जो है आपको प्लेट्स रखनी है। तो आपने एक प्लेट रखी, ठीक है, फिर जो दूसरी प्लेट जाएगी वो उस प्लेट के ऊपर जाएगी। ओके, फिर जो तीसरी प्लेट जाएगी वो दूसरी वाली के ऊपर होगी, फिर जो चौथी प्लेट होगी वो तीसरी वाली के ऊपर होगी। ओके, तो इस तरह से जो है आप स्टैक के अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस डालते हैं या डाटा डालते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर उसके अबाउ जो दूसरी इंस्ट्रक्शन फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन फिर चौथी इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब आप बकेट से वो प्लेट्स निकालेंगे तो जो फोर्थ प्लेट्स थी वो फोर्थ नंबर की जो प्लेट थी वो सबसे पहले निकलेगी, फिर जो थर्ड नंबर की प्लेट थी वो उससे बाद में निकलेगी, फिर जो सेकंड नंबर की प्लेट थी वो उसके बाद निकलेगी और फोर्थ नंबर की प्लेट सबसे लास्ट में निकलेगी। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सबसे पहले गई थी वो सबसे पहले आई है और जो सबसे लास्ट में गई थी वो सबसे लास्ट में आई है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया सब रूटीन के बारे में। सब रूटीन क्या करता है कि जो भी वैल्यू है वो स्टोर करके रखता है। अब सब रूटीन मान लीजिए एक सब रूटीन को ही कॉल कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, और सब रूटीन एग्जीक्यूट होगा तब के क्या होगा इस केस में, स्टैक के केस में, या फिर सब रूटीन जब रिटर्न आएगा तो क्या होगा स्टैक के केस में। ओके, तो चलिए वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब रूटीन कॉल। ओके, व्हेन अ सब रूटीन इज कॉल्ड द करंट स्टेट ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूडिंग द वैल्यूज ऑफ द रजिस्टर एंड द प्रोग्राम काउंटर इज पुश्ड इनटू द स्टैक। जब सब रूटीन कॉल किया जाता है, सब रूटीन कॉल्ड होती है, सब रूटीन को कॉल किया जाता है, तो उस केस में जो करंट स्टेट है प्रोग्राम की या फिर जो भी करंट स्टेट में जो वैल्यूज प्रेजेंट है रजिस्टर्स में या प्रोग्राम काउंटर में वो सारी किस में चली जाएगी, स्टैक में चली जाएगी। ओके, दिस अलाउज दिस प्रोग्राम टू save its current state and resume execution from the same point when the subroutine returns। मतलब जब ये क्या हो, इससे क्या फ़ायदा होता है, जब सारी इंस्ट्रक्शन स्टैक में चली जाएगी तो जो सब रूटीन है अगर उसको दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो डाटा चाहिए, तो जिस स्टेट में वो डाटा था वो उसी स्टेट में सब रूटीन को वापस मिल जाएगा और जहाँ पे सब रूटीन काम कर रहा था या फिर जहाँ पे जो प्रोग्राम काम कर रहा था वो उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा। ओके, अब बात करेंगे सब रूटीन एग्जीक्यूशन की। ओके, द सब रूटीन कैन देन यूज रजिस्टर विदाउट इंटरफेयरिंग द मेन प्रोग्राम। सब रूटीन में जो है रजिस्टर्स का यूज़ किया जा सकता है लेकिन वो जो मेन प्रोग्राम होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, इफ द सब रूटीन कॉल्स अनदर सब रूटीन, मतलब एक सब रूटीन जो है दूसरे सब रूटीन को कॉल करता है तो उस केस में क्या होता है, द रिटर्न एड्रेस ऑफ द सेकंड सब रूटीन इज ऑल्सो सेव्ड ऑन द स्टैक। जो एड्रेस आएगा दूसरे सब रूटीन से वो भी स्टैक में सेव कर लिया जाएगा। ओके, जब एक सब रूटीन दूसरे सब रूटीन को कॉल करता है उसको हम बोलते हैं सब रूटीन नेस्टिंग। ओके, चलिए बात करते हैं सब रूटीन रिटर्न के बारे में। वेट फॉर अ मिनट फ्रेंड्स। यस फ्रेंड, सब रूटीन रिटर्न, जब जो ये सब रूटीन है अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर देता है या फिर जो है जो भी काम था उसका वो फिनिश हो जाता है तो जो भी स्टैक में डाटा पुश हुआ था उसे पॉप कर लिया जाता है और जो कंट्रोल है वो बैक चला जाता है ट्रांसफरिंग जो प्रोग्राम में चल रहा था। ओके, व्हेन द सब रूटीन फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग द रिटर्न एड्रेस इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम एट द पॉइंट वेयर इट लेफ्ट आउट। ओके, अब यहाँ पे ये जो स्टैक ऑपरेट होता है वो लास्ट इन
फर्स्ट आउट। मैंने आपको बताया था कि एक बकेट है, बकेट में जो है प्लेट्स है, तो जो सबसे लास्ट में जाएगी ना प्लेट, पहले पहले जाएगी फर्स्ट नंबर वाली प्लेट, वो सबसे नीचे रखी जाएगी, फिर उसके ऊपर सेकंड नंबर की प्लेट, फिर थर्ड नंबर की प्लेट, फिर फोर्थ नंबर की प्लेट। तो ये हो गया पुश। लेकिन जब हम निकालेंगे प्लेट्स को, तो जो फोर्थ नंबर की प्लेट है वो सबसे टॉप पे है, तो सबसे पहले निकलेगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में जाओ और पहले आओ। ओके, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट में मैनर में काम करती है, मीनिंग दैट द लास्ट आइटम पुश्ड इनटू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी पॉप्ड ऑफ। दिस प्रॉपर्टी मेक्स द स्टैक एन एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग सब रूटीन कॉल्स एंड रिटर्न्स। ओके, अब सी पार्ट देख लेते हैं। उसी पार्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ विल्कीज कंट्रोल यूनिट। विल्कीज कंट्रोल यूनिट को हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, देखिए फ्रेंड, जो पहले कंट्रोल यूनिट होती थी, यूज़ की जाती थी, उसमें कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट का यूज़ करके फिर वो जो है कंट्रोल यूनिट जनरेट की जाती थी। लेकिन अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं या कोई एरर डिटेक्ट करना है, तो वो डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो हमें पूरी रिवायरिंग करनी होती थी, पूरा चेंजेस मेड करने होते थे उन लॉजिक सर्किट्स में या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। लेकिन ये जो विल्कीज थे, जो कि एक साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने क्या किया कि एक जो ट्रेडिशनल कंट्रोल यूनिट थी उसके अंदर ही मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया कि इन्होंने माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट को जो है सामने रखा, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को इन्वेंट किया, जिसमें कि क्या होता है, जो ट्रेडिशनल कंट्रोल यूनिट है जिसके अंदर कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट है, उसकी जगह एक न्यू कंट्रोल यूनिट दी गई, जो कि माइक्रो प्रोग्राम्स को यूज़ करके जो है माइक्रो प्रोग्राम्स की वजह से माइक्रो प्रोग्राम्स की मदद से जो है माइक्रो ऑपरेशंस करती थी, और उसमें एक स्टोरेज यूनिट भी थी। अब इससे क्या हुआ कि जो भी डिज़ाइन था ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का, इससे जो भी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन थी वो नहीं करनी पड़ती थी, और इससे जो कंट्रोल यूनिट है और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उससे जो है वो जो है परफॉर्मेंस डायरेक्ट कर सकती है परफॉर्मेंस को। ओके, जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है सिंपली एक लॉजिक सर्किट था जिसके अंदर एबिलिटी थी कि वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो होती है उनके द्वारा कंट्रोल सिग्नल्स परफॉर्म करे, और कंट्रोल सिग्नल से जो है माइक्रो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाए। ओके, तो यही है विल्कीज कंट्रोल यूनिट। इससे जो है एब्स्ट्रैक्शन मिल गया कंट्रोल यूनिट को, और जो प्रोसेसिंग थी वो ईजी हो गई। जैसे कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जो माइक्रो प्रोग्राम्ड सिग्नल्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोग्राम सिग्नल्स वही होते हैं जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोग्राम सिग्नल्स जनरेट करती है, जिससे कि माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस की वजह से जो है वो रजिस्टर्स में चेंजेस होते हैं, और जो रजिस्टर्स में चेंजेस होते हैं इसका मतलब जो है प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, तो द विल्कीज कंट्रोल यूनिट वाज नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर M.V. विल्कीज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, is a version of the traditional control unit that introduced the concept of microprogramming. In microprogrammed control unit, also known as a Wilkes control unit, the traditional control unit, which is composed of a combinational and sequential circuits, is replaced by an entire control unit used in a combination with a storage unit. Okay, Wilkes proposed an approach to control unit design that was organized and systematic, avoiding the complexity of a hardwired implementation. The control unit and central processing unit direct the performance of the processor. A microprogram control unit is a simple logic circuit that has the ability to cycle through micro instruction and produce control signal to perform each micro instruction. The output of the control unit is responsible for indicating the function that needs to be performed, like addition, selection, and the storage unit, and for a selection of a data path or data route. The idea intrigued many researchers but appeared unworkable because it would require a fast, relatively inexpensive control memory. However, with the advent of faster and cheaper memory technologies, microprogrammed control unit have become commonplace in modern computer system. Okay, हाउ, अब डी पार्ट को कवर करते हैं। डी पार्ट में पूछा गया हाउ इज़ द लार्ज रजिस्टर फाइल यूज्ड RISC मशीन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब ये जो है RISC मशीन, मतलब जो लार्ज रजिस्टर फाइल है उसमें रिस्क RISC मशीन को कैसे यूज़ किया जाता है, और ये डायग्राम के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, RISC होता क्या है? ये RISC का मतलब हो गया रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मीन्स जो कुछ मेमोरी में जो है कंट्रोल यूनिट में कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती है जो कि सभी यूज़ नहीं की जाती, तो उन सबको हटा के जो मतलब फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन है उनके थ्रू जो है कंप्यूटर ऑपरेट करता है या इंस्ट्रक्शन साइकिल परफॉर्म की जाती है। ओके, तो ये है रिस्क मॉडल। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इन अ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मशीन RISC मशीन अ लार्ज रजिस्टर फाइल इज यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेंट रेफरेंसेस। जो RISC मशीन है उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है? रजिस्टर फाइल का यूज़ किया जाता है रिजल्ट को स्टोर करने के लिए और ऑपरेंट रेफरेंसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब ये जो है RISC मशीन जो है रजिस्टर्स का यूज़ क्यों करती है? द एडवांटेज ऑफ रजिस्टर स्टोरेज ओवर मेमोरी स्टोरेज इज that registers can transfer information to and from the other registers much faster than a memory can, क्योंकि जो registers के between transfer होता है डाटा का वो fast होता है as compared to memory से। okay, one of the characteristic of some RISC CPU is to use an overlapped register window that provide passing of parameter to be called procedure and stores the result to the calling procedure. For each procedure call, the new register window is assigned from the register file used by the new procedure. ये एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताया RISC CPU का कि यहाँ पे ओवरलैप्ड रजिस्टर विंडो का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो पासिंग है मतलब जो भी प्रोसीजर कॉल किया गया उसमें ईजी हो जाती है। ओके, फॉर ईच प्रोसीजर कॉल द न्यू रजिस्टर विंडो इज असाइन फ्रॉम द रजिस्टर फाइल बाय यूजिंग अ न्यू प्रोसीजर। मतलब हर एक प्रोसीजर कॉल के लिए एक नई रजिस्टर विंडो जो है वो असाइन करी जाती है रजिस्टर फाइल को टू यूज्ड बाय द न्यू प्रोसीजर। ओके, a program of a RISC CPU contains load and store instructions that have one memory and a one CPU register address, and computational instruction add, subtract, mul, etc. have three addresses and all the three are referencing to processor register. अब ये जो एक प्रोग्राम होता है RISC CPU का, उसके अंदर लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर एक मेमोरी और एक CPU रजिस्टर होता है, रजिस्टर एड्रेस होता है और कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस होती है। कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी कंप्यूटेशन करनी है, अगर एडिशन करना है तो ऐड की इंस्ट्रक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब इस तरह की इंस्ट्रक्शन होगी। ओके, हैव थ्री एड्रेसेस एंड ऑल थ्री आर रेफरिंग टू प्रोसेसर रजिस्टर। ये जो तीनों एड्रेस है वो प्रोसेसर के रजिस्टर को एड्रेस करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या होगा कि मैं आपको जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के MC 012 के, वो सभी जो है आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करूँगी और उसकी वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। ए पार्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये जो है इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन करना है और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी गई है XCHG जो है वो शॉर्ट फॉर्म है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, द XCHG एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ टू रजिस्टर और अ रजिस्टर एंड अ मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग कोड। अब XCHG क्या है? ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है और इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो कंटेंट है दो रजिस्टर के या किसी भी दो मेमोरी लोकेशन के, उनको हम एक्सचेंज कर सके। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल मेमोरी जो है असेंबली कोड दिया गया है वो आप देख सकते हैं, जो क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ पे मूव EAX 123 मतलब EAX में वैल्यू कितनी असाइन की गई है 123 और EBX में वैल्यू कितनी है 456। अब हमें एक दूसरे को एक्सचेंज करना है तो XCHG करेंगे EAX और BX, तो EAX की जो वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू थी वो हो जाएगी 456 और EBX की वैल्यू जो है वो जो कि 456 थी पहले, अब वो 123 हो जाएगी। ओके, चलिए सेकंड इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है LEA। जो LEA इंस्ट्रक्शन होती है ये होती है लोड इफेक्टिव एड्रेस। द LEA लोड इफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू स्टोर द इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस फ्रॉम एन ऑपरेंड टू रजिस्टर। फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग असेंबली कोड। अब देखिए ये जो LEA होती है लोड इफेक्टिव एड्रेस, ये इसलिए इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है ताकि जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका जो इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस है वो किसी ऑपरेंड से निकाल के रजिस्टर में जो है लोड कर दिया जाए, स्टोर कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, मूव EAX, ESP एड EAX 0 into 0x18 मूव EAX, EAX। ओके, in C that would look like EAX is equals to में asterisk assigned into asterisk ESP प्लस में 018। तो यहाँ पे ये जो है इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट कर रहा है। ओके, तो चलिए थर्ड पे चलते हैं। ADC में ऐड विद कैरी में क्या, ऐड विद कैरी मतलब द ADC ऐड विद कैरी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑफ एडिशन एज द ऐड इंस्ट्रक्शन। ये सिंपली वही ऑपरेशन करती है जो कि जब हम ऐड करते हैं किन्हीं दो नंबर को, वही ऑपरेशन होता है। ओके, द ओनली डिफरेंस इज दैट ADC
also adds the carry flag bit to the sum of the two operands. For example, consider the following assembly code. अब देखिए जो ADD add इंस्ट्रक्शन होती है वो सिंपली ऐड करती है टू बाइनरी नंबर्स को, लेकिन ADC में क्या होता है कि ये ऐड विद कैरी फ्लैग करती है, मतलब कैरी भी ऐड कर लेती है। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं 7DH और 0F5H, दोनों ही हेक्साडेसिमल में है, और जब हम इनको ऐड ADC करेंगे तो इसमें जो है इनके कैरी के साथ जो है इन्हें ऐड कर दिया जाएगा। ओके, एक्सोर, एक्सोर क्या होता है? एक्सक्लूसिव और। ओके, द एक्सोर एक्सक्लूसिव और इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अ बिटवाइज एक्सोर ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन destination period. The XOR operation gives one when both inputs are different. When both inputs are the same, then the output will be 0. For example, consider the following assembly code. XOR में क्या होता है कि जो है XOR में दो इनपुट A और B जो है जब डिफरेंट होगी, मतलब एक 1 है और एक 0 है, तभी जो है आउटपुट 1 होगा। अगर दोनों इनपुट 1 होगी तो जो आउटपुट है वो 0 रहेगा। ये होती है XOR कंडीशन। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। ओके, चलिए अब बी पार्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ROL एंड RCL इंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ROL रोटेट लेफ्ट और रोटेट कैरी लेफ्ट, इन दोनों इंस्ट्रक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो इंस्ट्रक्शंस हमें एक्सप्लेन करनी है, रोल एंड RCL। रोल में क्या होता है? रोटेट लेफ्ट होता है। ओके, रोल में सिंपली क्या होता है रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन में कि जो है सभी बिट्स जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो है ट्रांसफ़र होगी। मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और वो मूव हो जाएगी कैरी फ्लैग में और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है? जैसे ये फर्स्ट बिट है तो ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो लास्ट बिट है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब AL ये जो रजिस्टर है इसके अंदर ये जो बिट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो स्टार्टिंग में लिखी गई है, अभी जब शिफ्ट होगी तो रिजल्ट में यहाँ पे आ जाएगी। ओके, 0 की जगह 1 आ जाएगा, और जितने भी जीरोज ये जो 1 है सेम 1 कैरी फ्लैग में भी ऐड हो जाएगा। ओके, और बाकी जितनी भी एलिमेंट्स है वो इधर इधर राइट की लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे AL की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 0 0 1 जो शुरू में था वो अब लास्ट में आ गया और कैरी फ्लैग में 1 ऐड हो गया है। ओके, अब बात करते हैं रोटेशनल कैरी लेफ्ट। रोटेशनल कैरी लेफ्ट में क्या होता है कि जितनी भी ये जो बिट्स है, ओके, इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो जो है फर्स्ट प्लेस पे आ जाती है और सारी बिट्स जो है आगे फॉरवर्ड हो जाती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सी पार्ट में। इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या होती है और किसी भी इंटरप्ट को 8086 में प्रोसेसर में करने के लिए हमें कैसे उसका यूज़ करना है। ओके, द इंटरप्ट वेक्टर टेबल IVT प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ इंटरप्ट इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। द IVT इज अ टेबल दैट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ ऑल 256 इंटरप्ट हैंडलर्स यूज्ड इन रियल मोड ऑन द x86 आर्किटेक्चर। ये जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है इसका मेनली यूज़ किस लिए किया जाता है? इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस में किया जाता है। इस टेबल के अंदर जो सभी एड्रेस होते हैं 256 इंटरप्ट हैंडलर के, ओके, जो कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, When an interrupt occurs, the 8086 microprocessor responds by performing a series of actions. जब कोई भी इंटरप्ट होता है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में तो उसके इसमें सीरीज ऑफ ऑपरेशंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं उस जो इंस्ट्रक्शन या जो भी इंटरप्ट हुआ है उसको क्लियर करने में। ओके, इट सेव्स द करंट स्टेट ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूडिंग द फ्लैग रजिस्टर, कोड सेगमेंट रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ऑन टू द स्टैक। Then it fetches the new values of the code segment and instruction pointer register from the IVT. These new values point to the start of the interrupt service routine ISR, which is the code that handles the interrupt. जब भी कोई interrupt होता है तो उस केस में क्या होता है, ये जो है इंटरप्ट वेक्टर टेबल, इसमें जो सभी करंट स्टेट जो है प्रोग्राम का, जो भी रजिस्टर्स का स्टेट है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो सभी स्टैक में स्टोर कर लिए जाते हैं। स्टैक में स्टोर करने के बाद जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन परफॉर्म किया जाता है IVT के थ्रू। ओके, डी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज़ एन असेंबलर, एक्सप्लेन इट्स सोर्स। असेंबलर क्या होता है और उसमें जो सोर्स होता है, इट्स पर्पस, उसके पर्पस को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, एन असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इट इज़ सिमिलर टू मशीन कोड बट इट इज़ ईजियर फॉर द ह्यूमंस टू रीड एंड राइट। जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके,
असेंबली लैंग्वेज क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें जो कि एक स्पेसिफिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए यूज़ की जाती है। मतलब ये जो है सिंपल स्मॉलर मशीन जो है या फिर जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है या छोटे प्रोसेसर है उनके लिए हम जो है असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, द पर्पस ऑफ एन असेंबलर इज टू कन्वर्ट द बेसिक कंप्यूटर कमांड्स इनटू बाइनरी कोड दैट अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन यूज टू परफॉर्म इट्स basic operation. The conversion process is necessary because while assembly language is easier for humans to understand and use, computer can only execute instruction in machine language. अब इसमें ये बोला गया है कि जो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असेंबलर क्या करता है, जो मशीन लैंग्वेज है या ह्यूमन लैंग्वेज है उसको जो है उसको कन्वर्ट करता है बेसिक कंप्यूटर कमांड्स की में, जिससे कि जो कंप्यूटर का प्रोसेसर उन कमांड को समझ पाए और बेसिक जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करने पाए। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेंबलर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पासेस दे मेक्स ओवर द सोर्स कोड। अब यहाँ पे हमें 2 तरह के असेंबलर देखने को मिलते हैं। ये किस बेसिस पे कि कितने जो है आप जो सोर्स कोड है उनको पास होने दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला है 1 पास असेंबलर, दूसरा है मल्टी पास और 2 असेंबलर। One pass assembler, these assembler perform the whole conversion of assembly code to machine code in one go। जो ये 1 pass assembler होते हैं वो क्या करते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है उसे अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा। ओके, दूसरा है मल्टीपर्पस और मल्टी पास और 2 पास असेंबलर। जो मल्टी पास असेंबलर होता है ये असेंबलर क्या करते हैं, सबसे पहले जो असेंबली कोड है उसको प्रोसेस करेंगे और जो वैल्यूज़ है वो ऑप कोड की वो सिंबल टेबल में स्टोर करेंगे। ओके, और जो सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर ही मशीन कोड जनरेट करते हैं बाय यूजिंग टेबल्स। ओके, मल्टी पास और 2 पास असेंबलर, दीज असेंबलर्स फर्स्ट प्रोसेस assembly code and store results in the opcode table and symbol table, and then is the in the second step they generate the machine code using this table। okay, तो यही तक था ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इग्नू MC 012 के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।